सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं प्रिंस द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये वीडियो दोस्तों इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाली है। मतलब आप कह सकते हो कि ये पार्ट 1 है ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये एक्ट लाने का के पीछे क्या उद्देश्य था, क्या स्कोप है इस एक्ट का, ठीक है, और ये एक्ट कहाँ कहाँ अप्लीकेबल होता है। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशन भी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। लॉ से रिलेटेड हर वीडियो आपको मिलेगी यहाँ पे, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना है इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन में दोस्तों आप ऐसा लिख सकते हो कि ये जो एक्ट है ये रेगुलेट करता है इंडियन लेबर लॉ को, जो जुड़ा हुआ हो किससे, ट्रेड यूनियन से, एज वेल एज इंडिविजुअल वर्कमैन से जो कि एम्प्लॉयड है किसी इंडस्ट्री में इन द इंडियन मेनलैंड। कहने का मतलब दोस्तों कि ये जो एक्ट है ये इंडियन लेबर लॉ को रेगुलेट करता है, ठीक है, जो कि ट्रेड यूनियन से जुड़ा हो या फिर किसी ऐसे इंडिविजुअल वर्कमैन से जुड़ा हो जो किसी भारत की किसी भी इंडस्ट्री में क्या हो, एम्प्लॉयड हो दोस्तों, काम कर रहा हो। अब ये बात करते हैं कि ये एक्ट लागू कब हुआ। तो ये एक्ट 1 अप्रैल 1947 को, मतलब 1 अप्रैल 1947 को ये फोर्स में हो गया, मतलब लागू हो गया ये एक्ट, ठीक है। और ये एक्ट जो है ये पूरे भारत में अप्लीकेबल है। पहले क्या था, ऐसा लिखा होता था कि दिस एक्ट इज अप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। बट as you know, after that Jammu Kashmir has become one of the union territory of India. Now it is applicable to whole India, मतलब कि अब वो पूरे भारत में अप्लीकेबल है, जम्मू कश्मीर में भी अप्लीकेबल है। क्लियर है दोस्तों। और ये जो एक्ट है इसमें टोटल 7 चैप्टर हैं जो कि डिवाइडेड है 40 सेक्शंस में, और इसके साथ साथ कुछ इसमें शेड्यूल्स भी दिए हैं, ठीक है। और ये जो एक्ट है ये 1947 का 14 नंबर का एक्ट है। कहने का मतलब कि 1947 में जितने भी एक्ट को लागू किया गया उसमें से ये 14 नंबर का एक्ट है। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या रीजन है ये एक्ट को लाने का, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है, क्या स्कोप है, ठीक है दोस्तों। तो देखो, पहले जनरल भाषा में समझो, सिंपल लैंग्वेज में अपन बात करते हैं। पहले क्या होता था, इंडस्ट्री होती थी, ठीक है दोस्तों, वहां पे बहुत सारे वर्कर्स जो काम करते थे। अब कई बार क्या होता था, कई बार नहीं अक्सर होता था, ये होता था कि कई बार क्या होता था, वर्कर्स के बीच में आपस में ही, मतलब 2-3 वर्कर्स के बीच में आपस में ही डिस्प्यूट हो जाता था, लड़ाई हो जाती थी। या कई बार क्या होता था, इंडस्ट्री के मालिक के बीच में और वर्कर्स के बीच में क्या होता था, प्रॉब्लम हो जाती थी, डिस्प्यूट हो जाता था। तो हमारे पास कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं था, कोई भी ऐसा लॉ नहीं था कि हम उसको कैसे डील करें। इसीलिए हमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की जरूरत पड़ी और हमने इस एक्ट को लागू किया। तो दोस्तों आगे ये क्या बोलता है कि द एक्ट वाज ड्राफ्टेड टू मेक प्रोविजन फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड टू सिक्योर इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मनी। कहने का मतलब कि ये जो एक्ट को ड्राफ्ट किया गया था कि ये जो एक्ट है ये हमें कुछ प्रोविजन देगा और कुछ रूल्स देगा जिससे कि हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होने के कारण को इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिर उसको सेटल करेंगे, ठीक है। और सेटल कैसे करेंगे, बाय कंसिलिएशन करके। कंसिलिएशन करके कैसे, मतलब समझौता करके आपस में, बाय आर्बिट्रेशन करके। आर्बिट्रेशन मतलब जब दो लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है तो कोई तीसरा बंदा आके उसको सुलह करवाता है, शांति करवाता है, तो उसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन। और एडजुडिकेशन, कई बार क्या होता है दोस्तों कि हमें किसी की बात नहीं माननी है, ठीक है, तो बोलते हैं कि चलो कोर्ट में चलो या फिर लेबर कोर्ट में चलो। तो वहां पे जो लेबर कोर्ट का या फिर कोर्ट का जजमेंट होगा उसके माध्यम से हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल करेंगे। और ऐसा करने से क्या होगा, हम सिक्योर करेंगे इंडस्ट्रियल पीस और हार्मनी बिटवीन द वर्कर्स। तो ऐसा होगा, तो अगर हम, मतलब जो विवाद है उसको हम सुलझा देते हैं तो क्या होगा, हमें शांति हो जाएगी, सबके बीच में अच्छा कॉपरेशन रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे क्या बोलता है कि दिस एक्ट वाज पास्ड विद द की ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पीसफुल वर्क culture in the industry in India, which is mentioned under the statement of objects and reason of the statute। कहने का मतलब कि जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हम मेंटेनेंस ऑफ पीसफुल वर्क कल्चर को मेंटेन किए रहें। जो पीसफुल वर्क कल्चर है हमारे इंडस्ट्री में, इंडिया में, उसको हम बनाए रखें, ठीक है, जो कि मेंशन किया गया है इस एक्ट के स्टैट्यूट के रीजन में। क्लियर है दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ डिफिनीशन है जो सेक्शन 2 में दी गई है। यहाँ पे बहुत सारी डिफिनीशन दी गई है दोस्तों, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशन ही पढ़ेंगे जो कि हमें इंपॉर्टेंट लगती है इस एक्ट के लिए। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 2 जो है ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का, वो डील करता है बहुत सारे डिफिनीशन के साथ। तो जो सेक्शन 2 जे है, सेक्शन 2 जे है इस एक्ट का, वो बताता है कि इंडस्ट्री क्या होती है। ठीक है, सेक्शन 2 जे में इंडस्ट्री की डिफिनीशन दी गई है। तो इंडस्ट्री क्या है? तो इंडस्ट्री मीन्स एनी बिजनेस, ट्रेड, undertaking, manufacture, or calling of employees and includes any calling, service, employment, handicraft और इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन और एवोकेशन ऑफ वर्कमैन। तो कह रहा है दोस्तों कि इंडस्ट्री का मतलब होता है कोई भी बिजनेस, कोई भी ट्रेड, कोई भी अंडरटेकिंग, कोई भी जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है कोई भी चीज़, या फिर कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब आपको नौकरी के लिए बुलाया जा रहा है। एंड इंक्लूड्स एनी कॉलिंग, या ऐसी कॉलिंग बुलाया जाता है, मतलब एम्प्लॉयज़ आपको बुला रहा है किस लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए, हैंडीक्राफ्ट करने के लिए, या फिर इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन के लिए, और एवोकेशन ऑफ वर्कमैन। मतलब एवोकेशन ऑफ वर्कमैन मतलब होता है कि जब वर्कर जो होते हैं अपने खुशी के लिए काम करते हैं, तो ऐसे। तो ऐसी कोई भी चीज़ हो वो इंडस्ट्री कहलाएगी। ये जो डिफिनीशन है इंडस्ट्री की सेक्शन 2 जे में कवर है। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब जो है सेक्शन 2 के, इस एक्ट का सेक्शन 2 के जो है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की डिफिनेशन बताता है। अभी हमने पढ़ा कि इंडस्ट्री क्या होती है, अब पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है। ठीक है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब होता है एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स, और बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन, और बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन which is connected with the employment or non-employment of the terms of employment or with the condition of labor of any person। अब कुछ समझ में नहीं आया होगा, गोलमोल हो गया, तो इसको सरल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब होता है कोई भी डिस्प्यूट या कोई भी डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है मतभेद। ठीक है, कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी डिफरेंस किसके बीच में? एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में। एम्प्लॉयर्स मतलब मालिक के बीच में। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही इंडस्ट्री होगी, बहुत सारी इंडस्ट्री होंगी। तो मान लो कि दो इंडस्ट्रियों के मालिक के बीच में विवाद हो गया। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम? उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहेंगे। ठीक है, या मान लो दो मालिक के बीच में हो गया, या फिर एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन के बीच में, मतलब कि मालिक के बीच में और उसके अंडर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो वो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहलाएगा। या फिर दो वर्कर्स के बीच में, ठीक है, मान लो वर्कर आपस में ही लड़ पड़े, ठीक है, तो उनके बीच के भी डिस्प्यूट को भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बोलेंगे। और ऐसा डिस्प्यूट किससे कनेक्टेड होना चाहिए? या तो एम्प्लॉयमेंट से, या फिर नॉन एम्प्लॉयमेंट, या फिर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से, या फिर विद कंडीशन ऑफ लेबर ऑफ एनी पर्सन। क्लियर है दोस्तों? तो आज की वीडियो हम इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अथॉरिटीज अंडर द एक्ट। सारी अथॉरिटीज को अगली वीडियो में मैं कवर करूंगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं और इम्प्रूवमेंट करके आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।